नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इजराइल और हमास युद्ध इस समय चरम पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 13 साल से इस युद्ध पर रिसर्च भी कर रहे हैं और उन्होंने एक उपन्यास भी लिख डाला है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये कि ये जो उपन्यास लिखा गया है उसका इतना तारतम्य इस युद्ध से बैठ रहा है। इस उपन्यास का नाम है ब्राउन डेजर्ट इस्लामिक वायरस 786। ये उपन्यास लिखा है नियाज खान साहब ने और इस उपन्यास में एक बड़ी बात यह है कि यहूदियों को किस तरह पूरी तरह पृथ्वी से नष्ट किया जाए, यानी मार दिया जाए, इसे लेकर जो इस्लामिक युवक है वो किस तरह लेबोरेटरी बनाता है, कैसे वायरस को इजाद करने के लिए जो प्रयास करता है, इन तमाम सारे मुद्दों की एक काल्पनिक कथा उन्होंने लिखी थी। लेकिन उनकी जो काल्पनिक कथा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से साकार होती है और दिखती हुई नजर आती है। हमारे साथ हैं नियाज खान साहब। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके दिमाग में 12-13 साल पहले कैसे आया कि इस पर उपन्यास लिखा जाए। वो युवक जिसके दिमाग में आज इजराइल को लेकर बातें चल रही हैं वो 12-13 साल पहले आपके दिमाग में कैसे आ गई, इन तमाम सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। नियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो चौंक गया आपका ये सब देख के। मैंने उसकी जिस्ट पढ़ी है, मैंने पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा लेकिन उसका जो समरी है वो पढ़ी है। अब 12-13 साल पहले आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ गई कि कैसे एक इस्लामिक युवक जिसके दिमाग में कैसे आ गया कि मुझे पूरी एक ऐसा वायरस तैयार करना है जिससे मैं यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। आपके उपन्यास की शायद धार भी उसी तरफ से बही है और ये उपन्यास इस समय मेरे ख्याल है 100-150 देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है क्या इस उपन्यास में? देखिए, जो हमास और इजराइल का इशू है आजकल नहीं, बहुत पुराना इशू है और जब से 1948 में अस्तित्व में आया था पहली बार इजराइल, तो तब से अरब के अंदर कोई नहीं चाहता कि यहूदी रहे या इजराइल रहे। उनको लगता है इन्होंने आक्रमण किया है। तो चूंकि जो आज कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, जो चीज़ें हैं, ये 20 साल पहले भी अस्तित्व में रही, सारे फैक्ट उस समय भी थे, आज भी रहे हैं। जो नफरत का लेबल है कल भी रहा था। तो उस समय 2012 मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जिस प्रकार से दोनों के बीच में एक तनाव स्थिति पे एक अच्छा थ्रिलर नावल लिखा जाए और थ्रिलर के अंदर ये उद्देश्य रखा जाए कि किस प्रकार से यहूदी को जो किताब का नायक होता है, एक ही कल्पना है कि चूंकि मैं इनको रहकर हम वेस्ट बैंक या गाजा में रहकर मारना संभव नहीं है, तो क्यों ना छोड़ के दूर जाकर काम किया जाए जहाँ पे एक साथ उनको ख़त्म किया जा सके। और इसी थीम पर रख करके 340 पेज की किताब रखी गई है। पर भले ये फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके सारे फैक्ट्स या तथ्य हैं, जो मानसिक दशा सबकी, आज भी वही चीज़ लागू हो रही है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित इसलिए भी हूं कि मेरा खुद का अनुभव यह है, और ये मेरा नहीं है, तमाम सारे लोगों का अनुभव है कि ये जिस तरह के उपन्यास आते हैं, इस तरह के जो उपन्यास आते हैं उसमें जिस तरह की कहानी है, जिस तरह से आपका नायक एक लेबोरेटरी बनाता है, उसमें वायरस तैयार करता है और बड़ी संख्या में लोगों को मारने की साजिश उसके दिमाग में चल रही है, इसी चीज़ों पर लेके फिल्म बनती हैं और इन फिल्मों के आधार पर या इन सीरीज के आधार पर ये जो आतंकवादी संगठन है उस पर काम भी आगे करना शुरू करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपके इस तरह के उपन्यास से लोगों को आइडिया मिलेंगे, लोग और आतंक की ओर बढ़ेंगे और जिस तरह पृथ्वी पर हिंसा है और बढ़ेगी इससे? तो देखिए, राइटर जो लिखता, आज देखिए मैंने लिखा था 2012 शुरू किया था लिखना, और आज वही सब चीज़ें हो रही हैं जो किताबों के अंदर मैं ऑलरेडी उल्लेख कर चुका हूँ। तो निश्चित रूप से किताब पढ़ करके लोग होते हैं, चूँकि ये एक इंटरटेनमेंट के लिए होता है, नावल फिक्शन वर्क होता है। और निश्चित रूप से बहुत सी पहले किताबें हुई हैं जो लोगों ने क्राइम का रास्ता उस बुक के माध्यम से उठाया। तो इसका मतलब नहीं कि लोग नावल लिखना बंद कर दें, किताब आती रहेंगी। और इस तरह के थ्रिलर, चूँकि ये किताब एक्शन से भरपूर सस्पेंस थ्रिलर है और ऐसी किताब आती रही हैं। और इस किताब में दूसरा अंतर यह है कि बाकी तो प्योर काल्पनिक होती है, लेकिन यहाँ सत्य का पुट है, यहाँ पे सच्चाई इसके पीछे है। और जहाँ तक अपराधी की बात है तो उसके कौन सा व्यक्ति किस सीन को देखकर क्या दिमाग में आता है, ये तो लेखक को ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। एक अच्छी स्टोरी लिखी गई है और बड़ी रिसर्च के बाद लिखी गई है और कम से कम 5 साल में तो कंप्लीट ही हुई थी ये जा करके। तो रिसर्च बेस्ड किताब है, बड़ी बारीकी से जो दिखाई गई है कि किस प्रकार से नायक अपने उद्देश्य की पूर्ति करे उसकी। लेकिन समाज में लेखक की बहुत जिम्मेदारी होती है। लेखक जब लिखता है तो उसके दिमाग में बेशक कितना भी जानकारियां रहे, तथ्य रहे, हकीकत रहे, लेकिन एक दिमाग में यह भी रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरे लेखन से समाज का बुरा हो जाए। पर आपके उस उपन्यास से तो मुझे लग रहा है कई लोगों को आइडिया लग जाएगा। जो बड़े आतंकवादी संगठन, जिस तरह का आपने लिखा है अपने उसमें, जो मैंने उसकी समरी पढ़ी है उसके अनुसार तो बड़े बड़े आइडियाज दे दिए आपने कि इस तरह से आप एक निर्जन टापू पर जा सकते हैं, वहाँ एक लेबोरेटरी बना सकते हैं, वहाँ इस तरह का वायरस डेवलप कर सकते हैं, उस वायरस से आप
आप एक बड़ी तादाद में यहूदियों को मार सकते हैं, तो आप केवल किताब लिख रहे हैं कि आतंकवादी संगठनों को आप आइडिया दे रहे हैं? नहीं, मैं बेसिकली राइटर हूँ, मेरा 9th बुक है, और बेसिकली जो फिक्शन वर्क होता है ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे फिल्में आपकी आती हैं। एंटरटेनमेंट तो ठीक है अपनी जगह, पर लेखक की एक जिम्मेदारी है समाज के अंदर कि उनके लिखे से कहीं आयत ना हो इस दुनिया का। नहीं, इस तरह किताबें, डैन ब्राउन किताब एक आई थी इन्फर्नो, तो कुछ कुछ उसके अंदर भी, टर्की के अंदर इस तरह चीज़ दिखाई जाती रही समय समय पे। कई राइटर लिखते हैं, साई-फाई बहुत सी फिल्में बनती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग लिखना बंद कर दें या फिल्में बनाना बंद कर दें। राइटर तो लिखता रहता है, और ये समाज में उसको एक्सेप्ट किया था किताबों का। अब इस किताब को कौन किस रूप में दुरुपयोग करेगा, इसके लिए आदमी लिखना नहीं छोड़ सकता है। नीरज भाई, एक सवाल हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, और हो सकता है आपको मेरा सवाल भी अच्छा ना लगे, लेकिन ये विचार का मामला तो नहीं है, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहूदियों से घृणा करते हैं एक तरह से, या ये मानते हैं कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया है क्योंकि वहाँ संख्या में कम थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो विचार है, वो जो मन में लोगों के इस्लामिक, आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आपके दिमाग में चल रहा हो और उसकी परिणति इस किताब के रूप में हुई हो? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो राइटर हूँ, सभी मेरे राइटर बड़ा सेकुलर होता है, सबके बारे में सोचता है, और एक अच्छी मुझे स्टोरी लगी, चूँकि ऐसी किताब मैंने अभी तक देखी नहीं कि दुनिया में इस तरह कोई किताब आई हो या कोई हॉलीवुड की फिल्म आई हो इस थीम के साथ। तो एक नया स्टोरी था, नए विचार था मेरा, तो उसको लेकर के मैंने लिखा है। और जहाँ तक मैं तो हर पे लिखता हूँ, ईसाइयों पे भी लिखा है, कुछ ईसाई कैरेक्टर लिए हैं, हिंदू कैरेक्टर लिए हैं, हिंदू बाबाओं पे लिखा है, मुस्लिम कैरेक्टर पे लिखा है, अबू सलेम पे भी लिखा हुआ मैंने। तो राइटर एक सीमित दायरे में नहीं सोचता हो, तो एक कहानी, इसका उद्देश्य है एक अच्छी कहानी लिखना जो राइटर को, रीडर्स को पसंद आए, बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। देखिए, एक नियाज खान को मैं जानता हूं जिन्होंने द ब्राह्मण ग्रेड लिखी है, और सनातन पर किस कदर आपने कलम चलाई है कि पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने आपको बुला के सम्मानित किया, आपका सम्मान किया, जय जयकार हो गई। और एक पुस्तक अब ऐसी आई है जो आतंकियों को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो कितना ये नियाज खान कितने रूप में है, मेरे को आपका ये अलग ही रूप। और एक और किताब आप प्लान कर रहे हैं सनातन पर लिखने की, एक सनातन लिखने वाले, एक ब्राह्मण लिखने वाले, और एक इस तरह का भी उपन्यास लिखते हैं जिससे आतंकवादियों को कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है और अपने उद्देश्य को पूर्ति करने का एक वो मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बेसिकली जो मेरा जॉनर है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, वो थ्रिलर नावल का है। मेरे 9 नावल में 5 थ्रिलर हैं और 3-4 किताबें सोशल विषय पे है। तो बेसिकली जो मेरी कला है वो है थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर नावल लिखने की है। और ये सोच लेना कि फला किताब को आतंकवादी यूज़ कर लेंगे या दुरुपयोग हो सकता है, तो कहानी ऐसी आते रहती हैं। मैं भी एक नई चीज़ था, नया आइडिया था, दुनिया में कभी ऐसी किताब मैंने पढ़ी नहीं, कोई आइडिया नहीं था। अब उसको लेकर के लोग अपने अपने ढंग से सोचेंगे, लेकिन भरपूर एंटरटेनिंग किताब है, थ्रिल से भरा है, सस्पेंस किताब भरी हुई है। जैसा मैंने उसकी समरी पढ़ी है, पर मेरे दर्शकों को नहीं पता है। मैं चाहता हूं आप 1 से 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, जितना भी आप संक्षेप में इस किताब के बारे में बता सकें, इसके नायक के बारे में बता सकें, उसकी मानसिकता के बारे में बता सकें, और इसका जो उपसंहार है, यानी जहां आपने एंड किया है, कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है आपकी ये पुस्तक? देखिए, एक तो ये एक्शन से भरपूर सस्पेंस थ्रिलर है, तो मैं इसका एंड नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सस्पेंस किताब की जान ही सस्पेंस रहता है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि जो इसका नायक रहता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पर अचानक इजरायली आर्मी द्वारा माँ बाप की हत्या कर देने के कारण पढ़ाई ड्रॉप करके वह बदला लेने की सोचता है, और इसके लिए वह ब्राउन डेजर्ट नाम का आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करता है, जिसका मेन ऑफिस इंग्लैंड में रहता है। और वहीं से नेटवर्क चलाते हुए इसी के माध्यम से मारने के लिए पहले वो केमिकल वेपन की चाहता है, लेकिन नहीं मिल पाता है। इसके बाद एटॉमिक बम की भी प्रयास करता है। अंत में उसको लगता है कि एक वायरस पे इन्हें मारा जा सकता है, और वो ये भी कहता है कि चूँकि अगर मैं यही काम मैं गाजा या वेस्ट बैंक में रहकर नहीं कर पाऊंगा, मुझे दूर जाकर बनाना पड़ेगा और एक झटके में ही अपने मकसद को पूरा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट किडनैप करके एक निर्जन आइलैंड पे, अरब सागर के अंदर वायरस पे काम चलता है, वायरस बन भी जाता है। इस स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट है, मोसाद का रोल भी इसके अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत टेररिस्ट इसके अंदर दिखाए गए हैं। ब्रेन वॉश कैसे होता है मुस्लिम युवाओं का, उसके लिए अलग विंग बनाया गया है, कैसे आतंकवादी तैयार करना है। किताब में जगह जगह सस्पेंस की, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और पूरी स्टोरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो थ्रिलर नावल लिखे जाते हैं, जैसे डैन ब्राउन, जेफरी आर्चर, सिडनी शेल्डन, लगभग उसी पैटर्न पे किताब है ये। और अल्टीमेटली काफ़ी हद तक वायरस बनाने में सफल हो जाता है वैज्ञानिकों को किडनैप करके। अब इसके लिए चूंकि सस्पेंस है, अंत में क्या होता है स्टोरी, किताब पढ़नी पड़ेगी जैन साहब।
पर मुझे लगता है कि 340 पेज के अंदर मैंने जो चीज़ रीडर्स को चाहिए सारी चीज़ें मैंने भरपूर उनको प्रोवाइड किया है। और कोई चीज़ आपको इलॉजिकल, क्योंकि मुझे उसके अंदर मैंने करीब 12 तरह के हथियार दिखाए, राइफल दिखाई है बहुत सी, फ्रेंच की, अमेरिकन गन दिखाई है, पनडुब्बी दिखाई मैंने, अमेरिकन ट्राइटन। इसके लिए सारा रिसर्च करना पड़ा होगा। रिसर्च करना, एक एक पन्ने पे रिसर्च है, एक एक किस गन का उपयोग कितने किलोमीटर तक मार सकता है उस गन का सिलेक्शन करना पड़ा। बहुत से पिस्टल दिखाए हैं मेरे द्वारा। पनडुब्बी समंदर में कैसे चल सकती, कैसे पनडुब्बी से अपराध समंदर में हो सकता है उसका अध्ययन करना पड़ा। जहाँ पे आपका अंडरग्राउंड ऑफिस, आतंकी संगठन कैसे ऑपरेट होते हैं, उनकी मन स्थिति क्या होती है, वो सबको दिखाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप किसी को विलेन बना रहे हैं या मेन कैरेक्टर को आप दिखा रहे हैं कि गलत उद्देश्य उसके पास है, तो आप एज वहाँ पे ये नहीं सोचते उस रंग से मैं लिखूं, नैतिकता के आधार पर लिखूं। आपको तो क्रिमिनल या जो है उसके दिमाग में घुस करके राइटर को स्टोरी लिखनी पड़ती पूरी, और वो सब तकनीक भी बताई जानी पड़ती जहाँ ताकि वो सफल हो। तो राइटर तो वही सफल होता है जो कैरेक्टर के अंदर जा करके उसके एंगल से सोचे। तो ये पूरी किताब ही जो सलेम एल्बी फिलिस्तीनी इसका नायक है, उसके दिमाग में ही जा करके उसके एंगल से पूरी स्टोरी लिखी गई है। लेकिन चूंकि इसका सस्पेंस एंड बहुत अच्छा, बहुत सस्पेंस, बहुत थ्रिलिंग एंड है, उसके लिए तो रीडर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किताब में होता क्या वायरस का। देखिए, एक चीज़ और है कि हमने पिछले दिनों कोरोना को भोगा है। कोरोना भी एक वायरस था और ये कहा जाता है कि चाइना अपनी लैब में बना रहा था। तो ये पिछले 2-3 साल की बात है जो हमने कोरोना को भोगा है, मार्च में 2020 के बाद। आप इस पे 2012 से काम कर रहे हैं इसी कीटाणु पर, इसी वायरस पर। तो आपने क्या इस तरह का मतलब किया? मैंने करीब एक कार्यक्रम में जरूर सुना था जोशियों के सम्मेलन में कि परमाणु युद्ध से बड़ा होगा कीटाणु युद्ध, और आप भी लगभग, या आपकी पुस्तक भी लगभग उसी तरफ संकेत दे रही है। तो आपको लगता है कि अगली बार जो भी विश्व युद्ध होगा, हमने पत्थरों से विश्व युद्ध शुरू किया था, अब परमाणु से भी हम आगे निकल चुके हैं कीटाणु की ओर? देखिए, बिल्कुल सही है, और इसमें फिल्में भी लगातार बनती रही हैं, बीच बीच में हॉलीवुड की आई हैं, कि आने वाला जो सबसे बड़ा वॉर रहेगा, ना तो उसमें कोई फिजिकली आपका डिस्ट्रक्शन होता है, ना विध्वंस होता है, सीधा एक ही सांस लेते वायरस बॉडी के अंदर जाता है, आपकी इम्यूनिटी खत्म करता है, आपको मार देता है। निश्चित रूप से आने वाले समय जो मैं देख रहा हूँ, चूंकि मैं 12-13 साल से काम ही कर रहा हूँ, और इस पे जो वायरस, मेरा वायरस IB786 है, उसके लिए मैंने कई प्रोफेसरों से भी कॉन्टेक्ट किया कि ये वायरस किस स्थिति में पैदा होगा, फो वायरस क्या है, फ्रेंडली वायरस क्या होता है, इंडेमिक वायरस क्या है, पेंडेमिक वायरस क्या है, अगर वायरस गिराया जाए तो कितने एरिया में मारेगा लोगों को। सारा रिसर्च किया था मैंने वायरस पे, और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आने वाले जो समय में है, तो चूंकि बाकी जो महंगा युद्ध होता है, बहुत महंगा होता है, जहाँ पे प्लेन और ये सब टूटते फूटते हैं, जलती हैं, बम गिरा बिल्डिंगें जलती हैं, तो ये सब कॉस्टली अफेयर है। अगर आप, जैसा भी हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, बिल्कुल इसमें विध्वंस भी हुआ है, पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन बायो वेपन के अंदर साफ सुथरा है। आप एक वायरस खेलते हैं, वायरस की ये कैपेसिटी कि अपने को कुछ ही मिनटों में अपने आप कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसे ऐसे वायरस हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। एक वायरस छोड़ेंगे, 24 घंटे के अंदर अपन 1000 वायरस पैदा कर देगा, इतना तेजी से बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कई देश सीक्रेटली काम कर रहे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज जहाँ विकसित हैं इस पर 100%। चाइना का हम सुन ही रहे हैं, बायो वेपन्स का चुन रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा दुनिया को बायो वेपन का रहेगा। अब मेरा नावल भी बायो वेपन पे ही आधारित है, कैसे बायो वेपन का उपयोग करके अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए इसका नायक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आपकी ये जो पुस्तक है, ये हमास इजराइल जो वर्तमान युद्ध है उसके बाद ज़्यादा चर्चा में आई है, तो अभी किन किन देशों में ये पहुंच गई है, कहाँ कहाँ डाउनलोड हो रही है, इसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? सुना है कोई इंटरनेशनल संस्था, जो प्रकाशन संस्था है, वो भी आपको हाथों हाथ लिया है उसने, और आपको मतलब बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में कम है, लेकिन तमाम सारे उन देशों में जहाँ इस पर रुचि ज़्यादा है वहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें देखिए, चूंकि आजकल बिजनेस किताबों को बदल गया, अमेजॉन खुद प्रिंट करता किताब विदेशों के अंदर, तो करीब 263 टेरिटरीज हैं अमेजॉन की, और इसमें अफ्रीका से लेकर के पूरे लगभग सभी महाद्वीप कवर हो रहे हैं, और फिर 263 जगह जाएगी ये किताब। और इसके अलावा ई बुक के साथ साथ हॉट कॉपी भी अवेलेबल रहेगी। इंडिया के लिए रेप्रो कंपनी करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय बुक सेलर कंपनी है, तो इंडिया का रेप्रो कर रहा है इस चीज़ को। और एक तरह से आपको मोबाइल के एक क्लिक पर, आपकी दुनिया में कहीं भी रहें, एक क्लिक पर आप किताब डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं, विश्व किसी भी कोने में। और यदि हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, 3 या 4 दिन में, किसी भी दुनिया में कहीं रहें, 4 दिन में किताब आपके घर पहुंच जाएगी। एक आखिरी प्रश्न है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मैंने पहले भी पूछा है और आपने बड़ा उससे जवाब भी दिया, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं अंतिम। आप लेखक हैं, समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आप तो एक IAS अधिकारी अभी हैं। बेशक आपने अपनी बायो से हटा दिया है IAS अधिकारी, आपने लिख दिया है उपन्यासकार,
लेकिन यदि आपकी उपन्यास के कारण से आतंकवादी संगठन उससे प्रेरणा लेते हैं और बड़ा विध्वंस करते हैं, तो क्या आपको गिलानी होगी कभी इसको लेकर, इस किताब को लिखने को लेकर? देखिए, जब मैकियावेली ने किताब लिखी थी द प्रिंस, 500 साल पहले, इटली के बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, जाना माना नाम, आज भी जो है प्रिंस किताब पूरे वर्ल्ड की टॉप किताब, पॉलिटिकल बुक मानी जाती है। और मैकियावेली की किताब को पढ़ करके हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन, ये तीनों डिक्टेटर अपना आइडियल मानते थे मुसोलिनी को। तो किताब देखिए, ऐसा है कि कोई भी साहित्य या पुस्तक होती है, ये कालजयी होती है, अमर रहती है। राइटर चला जाता है लेकिन दुनिया में बनी रहती है किताब। मैं जो किताब लिख रहा हूँ, चूंकि मैं ये कोई रियल या वर्क नहीं है कि जहाँ पे मैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहा हूँ, और ये किताब किसके हाथ में जाएगी, कौन क्या सोचेगा, राइटर जो नहीं सोचता, उसका उद्देश्य है कि अच्छी साहित्य लिखना, अच्छा लिटरेचर लिखना। और कोई ऐसा कानून भी नहीं है किसी के हाथ पर बांध दे कि भैया आप ऐसा साहित्य लिखोगे या ऐसा साहित्य नहीं लिखोगे। इसमें राइटर के लिए कोई बंधन नहीं है। पर किताब की व्याख्या कौन कितना करता है, दुनिया की 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की तरफ है, तो मैं वहाँ तक नहीं सोचता हूँ। मैं एज ए राइटर हूँ, मुझे एक अच्छी स्टोरी लिखी, मैंने उसको लिखी है, कोशिश की है कन्विंसिंग स्टोरी लगे, इसको विश्वास पैदा हो, लोगों को एंटरटेनमेंट हो भरपूर इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे नियाज खान साहब। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें इस्लामिक एक युवक है जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में रह रहे हैं, जहां वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, पर इजराइल की ओर से उनके जो हमले में उनके मदर फादर की डेथ होती है, बाद में वो बदला लेने के लिए, सारे यहूदियों को ख़त्म करने के लिए एक वायरस बनाता है। और ये उपन्यास नियाज खान साहब भोपाल में बैठ के लिख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई विदेश यात्रा नहीं की है, पर 12-13 साल रिसर्च किया है उन्होंने, और अब ये उपन्यास पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। जगह जगह डाउनलोड किया जा रहा है, जगह जगह से डिमांड आ रही है, अमेजन में ने इसको टॉप पे रखा हुआ है। तो अब अंदाज लगाइए, आज मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा नियाज खान साहब से कि साहित्यकार की एक जिम्मेदारी होती है, यदि आपकी पुस्तक पढ़ के कोई आतंकवादी संगठन आइडिया लेता है, तो उनका यही कहना है कि हम पुस्तक लिखते हैं, सिर्फ साहित्य लिखते हैं, अब साहित्य को अपनी अपनी तरह से लोग किस तरह से लेते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल ये किताब बहुत चर्चा में है, और भोपाल का नाम एक बार फिर बड़े चर्चा में आने वाला है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी ने ये पुस्तक लिखी है, और पूरे देश और दुनिया में इस पुस्तक की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।